जब केरला स्टोरी मेरे पास आई और मैंने जब रिसर्च मटेरियल देखा और मैं जब उन लड़कियों से मिला भी, तो मैं अपने आप को मतलब मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये फ़िल्म बनाऊँ। बस्तर में हाँ, बहुत मेहनत वैसे करनी पड़ी बिकॉज़ मैं रियल लाइफ में वैसे हूँ नहीं, बट बहुत ही मज़ा आया एज़ एन एक्टर। ऑल्सो वो लड़कियों से रियल लाइफ लड़कियों से सीआरपीएफ लड़कियों से मिलके अ, मुझे लगा कि हाँ, वो मेरे लिए हीरोज़ थे वो लड़कियाँ। जब आपने केरला स्टोरी की थी तो आप उन लड़कियों से मिले और वो चीज को, वो दर्द को जब हम महसूस करते हैं तो वो अपने अंदर जीते हैं। वही चीज यहां पर भी हुई आपके साथ में। ये जो किताब है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, इस पर अभी अभी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अर्थात जिन 2000 लोगों ने पहले प्री बुक कर लिया है उनकी तो अच्छी खबर है, लेकिन आने वाले समय में जिन्होंने इस पुस्तक को अभी तक प्री बुक नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि जिस टाइम पर ये आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसमें कोई भी छूट नहीं दे पाएंगे मित्रों, क्योंकि इस पर खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी बस्तर फिल्म का ट्रेलर रिव्यू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी किस्मत है कि सत्य सनातन परिवार पर पूरी की पूरी टीम ऐसे प्रकट हो जाएगी। और एकदम सडनली, मतलब मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी जब मुझे बताया गया कि अदा जी और आप तीनों के तीनों लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चाहे कुछ भी करो, मैं कुछ तो बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम नहीं कर पाए थे। हाँ, वो बात थी कि जो कन्याएं आपने जो गुरुकुल से आई थी, हमने उनसे काफ़ी लंबी चर्चा करी थी और वो फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी। हमने खुद अपने लोगों को सिनेमा हॉल ले जा के फिल्म दिखाई और इवन वहाँ रोंगटे खड़े हो गए लोगों के। तो पिक्चराइजेशन और फिल्म का, इवन मैं आपसे लास्ट टाइम भी मिला था और आपको पता है कि मैं, मेरा बड़ा भाई, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि एक तरफ कहाँ आप अदा जी और विद्युत जी और अक्षय कुमार और ये सारा का सारा एक अलग एरा, एक अलग तरीके की फिल्में, और एकदम से आप आए फिर केरला स्टोरी लेकर के, और फिर एकदम हम ट्रेलर देखते हैं बस्तर का, वो अलग ही लेवल पे जो है फिल्म खेल रही है। क्या एकदम से एकदम परिवर्तन हो गया? परिवर्तन वैसे है भी और नहीं भी। वैसे मैं थिएटर का हूँ और मैं पृथ्वी थिएटर में मेरी शुरुआत बैकस्टेज बॉय से हुई थी। लेकिन हम पृथ्वी में एक्सपेरिमेंटल प्लेस करते थे, बम्बई शहर में पृथ्वी थिएटर, और वहाँ पे बहुत इंटेंस और बहुत ही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हमने किए। फिर मैं फ़िल्मों में आया तो मैं कमर्शियल फ़िल्में ज़्यादा बनाने लगा। लेकिन मैंने मेरी फ़िल्मों के अंदर, कमर्शियल फ़िल्मों के अंदर भी, जैसे नमस्ते लंदन में एक अक्षय कुमार की एक इंडिया के ऊपर एक यस, स्पीच थी जो यस, आज भी बहुत वायरल है, आज भी उसकी रील्स बहुत वायरल होती है। बिल्कुल, या फिर सिंग इज़ किंग में वो ऑस्ट्रेलिया जा में है तो भी वो इंडिया की बात रखते हैं, या मेरी कमांडो हो, फोर्स हो, हॉलिडे हो, हर फ़िल्मों में पेट्रियाटिक एंगल मेरा एक्शन फ़िल्मों में हमेशा रहा है कि भारत के दुश्मनों का खात्मा करके हमारा हीरो जीतेगा। पर वो एक अलग ट्रीटमेंट था, अलग दुनिया थी, अलग दुनिया है। जब केरला स्टोरी मेरे पास आई और मैंने जब रिसर्च मटेरियल देखा और मैं जब उन लड़कियों से मिला भी, तो मैं अपने आप को मतलब मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये फ़िल्म बनाऊँ। उसके बाद जब बस्तर का मटेरियल मेरे सामने आया, तो मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि देखिए, सबको पता है कि हमारे 76 जवानों को शहीद किया गया था। और सबको ये भी पता है कि जेएनयू में उसका एक बहुत ही विभत्स सेलिब्रेशन भी हुआ था। लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि एक 4 महीने के बच्चे को लोहे का सलिया मार के मार दिया गया। एक और मैंने चीज़ पढ़ी कि 8 बच्चों को अपनी माँओं से अलग करके छीन के आग में ज़िंदा जला दिया गया। जी, हमारे और कितने सारे एपिसोड्स हैं जिसमें हमारे 50 सोल्जर्स, 36 सोल्जर्स, 10 सोल्जर, 8 सोल्जर, ऐसे अनगिनत हत्याएं। एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि 50,000 लगभग लोगों की हत्या बस्तर में माओवाद के वजह से हुई। कश्मीर का नंबर है, ऑफिशियल नंबर 47,000। ये 50,000 का नंबर, लेकिन इसकी कोई बात नहीं होती। चर्चा तलक नहीं होती है। फिर मैंने देखा कि आप
वहाँ सड़क नहीं बन सकती, स्कूल नहीं बन सकते, अस्पताल नहीं बन सकते, मोबाइल टावर नहीं लग सकता, पानी की पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। तो मैं दंग रह गया। और फिर एक दूसरा पहलू कि शहर में बैठे हुए सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो इन नक्सलवादियों को हीरो बनाने की कांस्टेंट कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं उनके इस बारबेरिक वायलेंस को, कहते हैं कि ये तो गरीबों का विकास करने के लिए वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। ये कौन सा विकास है जिसमें आप सड़क नहीं बनने देते या स्कूल नहीं बनने देते? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा? उधर की औरतों की वेदना, किसी के पति को झंडा फहराने के लिए उठा के ले गए, काट दिया 32 टुकड़ों में, या उसके बच्चे को उठा के ले गए, एक रूल बना दिया है कि हर फैमिली से एक बच्चा देना पड़ेगा, जी। तो माएँ क्या करें? तो कई हजारों लाखों गरीब लोगों की एक पेन की कहानी, ये सब जब मैंने देखा और देखा कि ये सब मिल के हमारे भारत देश को तोड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे केरला स्टोरी से भी ज़्यादा कंपेलिंग फील हुआ कि मैं ये फिल्म बनाऊं। तो कमर्शियल फिल्मों में जिस अंदाज में हम पेट्रियाटिक बात करते थे, उसको एक बहुत नए अंदाज में, बहुत ही रियल, बहुत ट्रूथफुली और बहुत बोल्ड अंदाज में हम इन 2 फिल्मों में कहानियों को कह रहे हैं। आगे भी करेंगे ऐसी कहानियाँ। तो परिवर्तन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जेनेसिस मेरे काम में है। लेकिन दादा ने मेरे को जो मटेरियल दिया वो इतना इतना हार्ट रेंचिंग था दोनों फिल्मों का कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जी। अदा जी, हम आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, आपके बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं, आप वहाँ पर आते हैं। आई थिंक आपके दादी जी हैं, आप हाँ, आप नानी नानी जी हाँ, हैं, हाँ, आपकी नानी जी हैं। बहुत मतलब आपकी क्यूट बॉन्डिंग लगती है। वहाँ एक चीज़ 1920 एक मूवी, फिर उसके बाद हम आते हैं जब हम कमांडो में देखते हैं आपका रोल, और फिर देखते हैं हम आज इस रोल में आपको। तो कहीं से कहीं तक हमने सोचा नहीं था, मतलब कि अदा शर्मा आएंगी और वो एकदम फिल्म में कहीं पर भी इस तरीके की कमी महसूस नहीं हो रही, जैसे कि आजकल फिल्में बन रही हैं, जवान हो गया, पठान हो गया, कि मतलब वो मैन सेंट्रिक और मतलब ही मैन और सुपरमैन, और ये वहाँ हमें कहीं महसूस ही नहीं हो रहा है कि वहाँ कोई व्यक्ति, मतलब पुरुष खड़ा है, एक लड़की खड़ी हुई है, मतलब उसकी जो बोल्डनेस है, उसके जो अंदर का वॉरियरनेस है, वो इतना झलक रहा है। तो कितना प्रैक्टिस आपने इसके लिए किया है? मैं एक्चुअली इसका क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ। आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू विपुल सर एंड सुदीप्तो सर, बिकॉज जो लाइंस लिखे गए, जो लुक मेरे लिए डिज़ाइन किया गया, जो मुझे वर्कशॉप्स करवाए गए, जो जितना प्रैक्टिस मैंने किया, एंड इवन सेट पे मुझे पता था अगर मैंने कहीं गलती की है तो दे से काटन वो वापस लेते हैं। तो एज एन एक्टर आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि पूरा अगर आपने बहुत ही बुरा भी कर दिया, दिल से नो वापस लेते हैं, तो यू नो कि यूर इन सेफ हैंड्स। तो फिर आप बहुत ही रिलैक्स तरीके से अगर आप एक्टिंग करते हो, तो मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरा बेस्ट निकल के आता है। ऑल्सो टू गिव मी दी अपॉर्चुनिटी टू डू दिस, बिकॉज आई कैन से कि हाँ मैं कर सकती हूँ, पर मैं घर पे कर रही हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी दे तो मैं सबके सामने आके वो कर सकती हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी भी ये फिल्म से मिली, केरला स्टोरी से भी ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। एंड ऑडियंस ने मुझे 1920 से ही प्यार दिया है। बहुत। एंड सोशल मीडिया तो आई थिंक वो अलग रखना चाहिए अपने फिल्म से, बिकॉज लोगों को जानना चाहिए कि आप रियल लाइफ में क्या हो, कैसे हो, एंड एज अ कैरेक्टर आप इतने रियल हो वो कैरेक्टर में कि लोगों को बिलीव हो कि आप वो कैरेक्टर हो। तो जैसे बस्तर में हाँ बहुत मेहनत वैसे करनी पड़ी, बिकॉज मैं रियल लाइफ में वैसे हूँ नहीं, बट बहुत ही मज़ा आया एज एन एक्टर। ऑल्सो वो लड़कियों से, रियल लाइफ लड़कियों से, CRPF लड़कियों से मिलके मुझे लगा कि हाँ आई यू नो वो मेरे लिए हीरोज़ थे वो लड़कियाँ, वो देश के लिए क्या क्या कर रही है, वो उनकी आंखें, उनका अंदाज़, उनका साहस, उनका डिटर्मिनेशन, सब तो वो देख के आई ऑलरेडी फेल्ट वेरी चार्ज्ड। तो क्योंकि जब हमने आपको देखा था कमांडो में, तो वहाँ आपका एक्शन है, बट उसमें थोड़ा थोड़ा कॉमिक टच भी है जी आपके साथ में जो कैरेक्टर को लिखा गया है। जी यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके साथ में सीरियसनेस भी है। हाँ, कॉमेडी नहीं है। हाँ, वहाँ कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वहाँ आपका पूरा सीरियसनेस है। आप जो चीज़ बोल रहे हो पूरी स्ट्रेंथ के साथ में बोल रही हो। तो आवाज़ में भी एकदम, मतलब उसमें पिच भी अलग ही है आपकी, बॉडी लैंग्वेज भी एकदम अलग है। काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको उसके लिए, काफ़ी रीटेक लेने पड़े या बस हो गया?
क्योंकि एक होता है कि जब हमारे जहन में कोई चीज़ उतर जाती है, जब लास्ट टाइम हमने आपका इंटरव्यू सुना था, जब आपने केरला स्टोरी की थी, तो आप उन लड़कियों से मिले जी। और वो चीज़ को, वो दर्द को जब हम महसूस करते हैं तो वो अपने अंदर जीते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई आपके साथ में? हाँ, आई थिंक एज़ एन एक्टर एंड जनरली एज़ अ लड़की ऑल्सो, आप किसी और से मिल रहे हो तो उनका दर्द आप सुनोगे तो इट विल अफेक्ट यू इन सम वे। तो एज़ एन एक्टर अलाउ करना चाहिए कि वो अफेक्ट करे और आप सोचें उसके बारे में, आप और ग्रेटफुल फील करें अपने लाइफ के बारे में, एंड ट्राई करें कि जितने रियलिस्टिक तरीके से आप पोर्ट्रे कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ एज़ एन एक्टर जितनी बार आप लाइंस करते रहो उतना नेचुरल लगेगा स्क्रीन पे। तो आई लाइक टू लर्न माई लाइन्स रियली वेल, लाइक प्रॉपरली, बार बार, ताकि फिर सेट पे आप अगर डायरेक्टर कहे कि ये लाइन थोड़ा ऐसे करो, ये लाइन थोड़ा वैसे करो, तो फिर कर सकते हैं। एंड एक बहुत लंबा मोनोलॉग, 2 मोनोलॉग्स है। हाँ। एक तो बहुत एंड में जो आपने देखा नहीं, एक्चुअली वो है नहीं ट्रेलर में। मोनोलॉग के एक दो लाइन अपने सुने हैं एक, हाँ, एंड आई थिंक विपुल सर, सुदीप सर श्योर थे कि उनको एक शॉट में लेना था, तो एक 4 मिनट 3, हाँ, इट फेल्ट रियली लॉन्ग। हाँ, एक मोनोलॉग है जो सेकंड हाफ में है, जो काफ़ी हार्ड हिटिंग है, एंड जो नीरजा माधवन एक पॉलिटिशियन से कह रही है, आंखों में आंखें डाल के। आपने मतलब आपने अभी जो आपके जो बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना है कि आपका वामपंथियों से, कम्युनिस्ट से बचपन से ऐसा आमना सामना रहा है, जानने को मिला है। कभी ऐसा माइंड में आया कभी जब आप जवानी में थे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 25 साल से पहले तक आप वामपंथी नहीं हैं और 25 साल के बाद अगर आप वामपंथी रहे तो फिर आप इंसान नहीं हैं। तो क्या आपके ऊपर कभी प्रभाव रहा है इस प्रकार का जीवन ये में? प्रभाव तो रहा क्योंकि मेरे फैमिली से थे, माओइस्ट लीडर थे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी सिस्टर जेल में थे, बहुत टॉर्चर हुआ था उसके ऊपर। एक एक नाखून प्लायर्स से निकाला गया था, एक एक हड्डियां तोड़ दिया गया था, आई साइड चले गए थे 1 साल के लिए। सो ये सारे था। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा और आगे की चीज़ों के बारे में सोच था। मुझे फिलॉसफी बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था। मुझे कभी भी कोई एक जगह पे स्टिक करके रहने की वो नहीं था। तो मैं एक तरफ जब मार्क्स एंगल्स को पढ़ता था, उसी समय पे जॉन पॉल सार्त्रे को भी पढ़ता था, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये वो चलते रहते थे, इवोल्यूशन चल रहे रहते थे सोच की। लेकिन मुझे माओइस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइट तो किया था। और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम भोपाल में गैस ट्रेजिडी जो हुआ था, वो मेरे लिए एक लाइफ की एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। क्योंकि वो गैस ट्रेजिडी होने की 7 दिन के अंदर मैं भोपाल पहुंचा था एक हेल्थ कैंप ओपन करने के लिए। तब मैं जस्ट क्लास 10th पास किया था। वो उस समय पे मैं इतना डेथ देखा था आंखों के सामने। एक समय पे लगता था कि मैं कभी लौट के ही नहीं आऊँगा। वो जो इंसिडेंसेस था, तो मुझे कभी पॉलिटिक्स, क्योंकि उस समय पे क्लास 10th पास किया मैंने, तो आप सोचिए 16 साल उम्र होगा। उस समय पे मैंने इतनी संख्या में डेथ देख लिया था कि मुझे लगता था कि सब कुछ गड़बड़ है, सिस्टम ही गड़बड़ है। तो कभी कोई पॉलिटिक्स मुझे अट्रैक्ट नहीं किया था। हाँ, आइडियोलॉजीज करता था, तो मैं पढ़ता था। फिर मैंने फ्रॉइड पढ़ा, क्योंकि साइकोलॉजी और मास्टर डिग्री की मैंने। तो वो और एक लेवल पे कॉन्कॉक्शन था, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्कॉक्शन था। तो ये सारे सिनेमा और आगे जो भी करूँगा, वो सब उसी की देन होगा, उसी की फॉल आउट होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिज्म को अच्छे तरीके से जिसने नहीं जाना, वो उसके ऊपर मूवी बनाना या फिर उसके ऊपर बात करना या उसका जो एक्चुअली हमें प्रोपेगेंडा है। और भी फायदा हुआ। मेरा जो इस फिल्म में और एक राइटर, मेरा को राइटर है अमरनाथ झा, वो भी बिहार से है। और अमरनाथ एक स्टैम्प्ड माओइस्ट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में माओइस्ट लीडर था, जेल में था कई साल। फिर बाहर आने के बाद उसको परिवर्तन हुआ। वो मतलब अभी फुल टाइम हमारी आइडियोलॉजी की है। और वो डिकोड रेट करके एक किताब लिखा है। जब जेल में था तब वो क्या नाम है, जहानाबाद जेल ब्रेकिंग की जो मास्टरमाइंड सब थे, उन लोगों के साथ थे, तो उसके ऊपर उसने किताब लिखा। तो उसकी इंसाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें। तो हम दोनों एक साथ 25-30 साल से प्लान कर रहे थे इस तरह की फिल्में बनाया जाए कि
एक इम्पोर्टेड एक आइडियोलॉजी किस तरह इस देश को मतलब एकदम बारीकी से खत्म करने की घुन साजिश की लेके आए। तरह, मतलब जो लकड़ी के अंदर रहता है दिखाई नहीं देता। बारीकी से, क्योंकि कभी भी माओइस्ट आइडियोलॉजी कभी भी इस देश के लिए नहीं था। चाइना में एक होमोजेनियस सोसाइटी था, उसमें कम्युनिज्म लाने के लिए करीबन 60 लाख लोगों को मारना पड़ा था 4 साल में। रशिया में एक होमोजेनियस सोसाइटी था, बोल्शेविकों की सोसाइटी था। वो बोल्शेविक सोसाइटी में कम से कम 70,000 को पहले साल 1917 में मारना पड़ा। 100 साल में 10 करोड़ लोगों को मारना ऐसे नहीं हुआ। हमारे देश की कल्चर नहीं था, वो हमारे देश के लिए था नहीं। इस देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश था। वो साजिश अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को सपोर्ट मिला, तो इसलिए यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो क्या था, मतलब ऐसा कोई होने वाले नहीं थे। इवन फॉर दैट मैटर, जब कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में हमारी देश में आए थे, मानवेंद्र नाथ राय वगैरह, वो इनिशियली ये अनुशीलन समिति से थे, बिलोंग करते थे। वो लोग कम्युनिस्ट मतलब गरीब लोगों की बात करते थे, तो उनको लगा कि नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ अलग से बार्गेन करेंगे। सर, इसमें आपने बताया है, मतलब फिल्म में एक डायलॉग आता है कि जो पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई है उसमें हमारे तकरीबन 8,000 सैनिक, और जो यहाँ हम कम्युनिस्ट जो वामपंथी हैं या कहें कि एक तरीके से नक्सलवादी जो हैं, इन हमलों में तकरीबन 15,000 हमारे सैनिक मारे गए हैं। पिछली बार भी एक नंबर था, उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी प्रोपेगेंडा मचाया था। इस बार भी ये है। इस बार जो आपने दिया है, कहा है, इस बार कोई बोल ही नहीं रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो 32,000 का जो आंकड़ा है, उस 5 मई को फिल्म रिलीज़ हुई थी और 6 जून को हमने 16 मिनट का एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, अभी भी अवेलेबल है। मैंने देखा है वो। उसमें हमने 32,000 का पूरा खुलासा किया है। लेकिन जब हमने मीडिया से कहा कि इसके ऊपर अब आपको बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा दूसरा पक्ष इस पे डिबेट नहीं करना चाहता। तो वो वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब गया। ये एक उनके नैरेटिव की एक ताकत है कि वो जब चाहे किसी न्यूज़ को दबा देते हैं। इस बार थोड़ा मामला अलग है। इस बार हमने जब ट्रेलर भी डाला है तो बोलती बंद हो चुकी है। वो ट्रेंडिंग में है। हाँ, अभी मुझे किसी ने बोला कि आज भी वो यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। जी। लेकिन उनकी बोलती बंद हो चुकी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं से कोई छुटपुट आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उन्हें भी भरोसा हो गया है कि ये फिल्म बिल्कुल सच्ची है और इससे पंगा लेने से फिर बेइज्जती ही होने वाली है। तो वो समझ गए हैं और अच्छा भी है। अभी तक हमने कोई कंट्रोवर्शियल नंबर बोला भी नहीं। 76 जवान टाटमेटला में मरे थे, ये हमारी नंबर तो नहीं है, सारी जगह पे है। जेएनयू में सेलिब्रेशन हुई थी, ये कोई आर्गूमेंट है नहीं। हाँ, तो टीजर का बात तो अलग हो गया। जहाँ तक इसमें है 15,000 के आसपास सैनिक, ये भी हमारी नंबर नहीं है। अगर आप एलईडब्ल्यू में कितने सैनिक मारा गए, कितना सिक्योरिटी फोर्सेस, वो वहीं पे देगा 14,000 समथिंग नंबर देगा। तो हमने राउंड अप करके 15,000 बोले। तो अभी तक कोई उस लेवल पे तो होने का कोई चांसेस नहीं। उसके अलावा भी जो हमने ट्रेलर में जो प्रहार किया है, हाँ, खुल के बिना डरे, उसका भी जवाब नहीं आया। एक आया सर वेस्ट बंगाल सीपीएम से एक वीडियो डाला। एक छुटपुट रिस्पांस को आप कहाँ गिनेंगे? आपको पता है केरला स्टोरी के टाइम पे तो हम पे 12-15 केस हो गए थे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में 18 केस था। तो ये ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने तय कर लिया है कि इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। यही तो इनकी विडंबना है। अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता था, तो हमें डरा के रखते थे। तो अब जब उनके खिलाफ बात करना शुरू हुई, आवाजें आने लगा, तो ये लोग भाग गए। मतलब ये सच्चाई की वो है, बिल्कुल। जीत है। अदा जी, ऐसा होता है अक्सर कि जैसा कि आप हैं, आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल किया है कि जिससे कि आपने काफ़ी लोगों का जो संदेश था वो करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। लेकिन एक समाज ऐसा भी होता है जो ऑफेंड भी होता है, और हमें भी पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा एक मतलब जो बॉलीवुड तंत्र है उसमें आप वामपंथ, जिनके जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वामपंथ से घिरे हुए लोग हैं, और एक कॉकटेल बन के चलता है पूरा का पूरा। वो जो आतंकवादियों के साथ मिल करके
एक पूरे सिस्टम के द्वारा घेरी हुई इंडस्ट्री के बीच में इस प्रकार से रहना जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, नहीं अदा को नहीं देना है, हटा लो, या उसके पास काम लेके नहीं जाना है, काम की तरफ से उसको बायकॉट कर दो या उसके तरफ नहीं वो करना है। क्या इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ा फिर आपको इंडस्ट्री में? वो तो केरला स्टोरी से पहले ही था वो केरला स्टोरी की वजह से नहीं हुआ। आई एम एनीवे नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मेरे साथ वो एनीवे हो रहा था। बट नहीं, केरला स्टोरी के बाद आई फील आई गेट मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि जैसे विपुल सर कह रहे थे कि आई डोंट नो, बाहर लोग कह सकते हैं बट फाइनली आवर मूवी हैज़ डन वेल। अगर इट्स बिकम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल फिल्म और 303 करोड़ अगर मूवी ने कमाई है तो मतलब लोग गए हैं देखने के लिए। एंड फाइनली ऑडियंस ही फाइनल वर्डिक्ट तो ऑडियंस के हाथ में ही है। बिल्कुल। सो आई होप ऐसे ही करते रहे और जितना ऑडियंस सपोर्ट करते रहे हमें, हम और फिल्म्स डेफिनेटली बना पाएंगे। एंड फाइनली आई थिंक हाँ, आशीर्वाद है एंड आई बिलीव पॉजिटिवली कि सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो जाएंगी। बट ऑफ कोर्स अगर हम ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली ऑडियंस का सपोर्ट तो वी डेफिनेटली नीड, बिकॉज आई थिंक केरला स्टोरी ऑडियंस ने वो फिल्म उनकी फिल्म बना ली एंड इसलिए वो फिल्म चली। वी मेड अ फिल्म, हम लोग ने मेहनत करके फिल्म बनाया, बट फाइनली जिसने चलाया वो पूरा ऑडियंस ही था। तो हम लोग ऐसी फिल्म्स बनाते रहेंगे, जितना ऑडियंस सपोर्ट करती रहेगी हम लोग बनाएंगे। द सेम विद बस्तर। ये एक आशावादी विचारधारा का विचार है जो आपने कहा है, क्योंकि हम क्योंकि लोगों में रहते हैं, हमें भी पता है कि आपके प्रति, विपुल जी के प्रति या सुदीप्तो जी के प्रति लोगों ने कितना मतलब एकदम एक एक्सट्रीम लेवल पे हेट भी फैलाया है। और काफ़ी मतलब वो होता है ना कि बियॉन्ड जा कर के भी लोगों ने ये सब चीज़ें करी हैं। लेकिन वो सही बात आपने कही है कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं हमें सिर्फ उनको देखना है और उनके लिए हमें तैयार रहना है। नहीं, मैं तो थोड़ा इससे आगे जाके ये मानता हूँ जी। कि जब आप किसी को एक्सपोज करते हो और वो जो एक्सपोज हुए हैं वो लोग जब आपको इतनी तीव्रता से हेट करते हैं, मतलब आपका सच उनको बहुत बुरा चुभा है। यस, यानी कि आपने सच बोला है और सच वो सही बोला जगह है लगा और है। वो सही जगह लगा है जी। इसलिए वो इतनी बुरी तरीके से आपको हेट कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने एक्सपोज किया है तो वो हेट करेंगे, वो तो एक गिव वो एंड तो टेक इतना है। तो बनता है। हाँ, बनता है बिल्कुल। कोलैटरल में माना जाएगा वो थोड़ा बहुत। नहीं, इन सबको अपनी ओपिनियंस अलाउड होनी चाहिए। वी Yes. हैव सम ओपिनियंस। अभी आपका ओपिनियन मेरे लिए प्रोपेगेंडा हो सकता है, मेरे लिए आपका ओपिनियन प्रोपेगेंडा हो सकता है। सो आई थिंक वी शुड ऑल कोएग्जिस्ट, सब अपने ओपिनियंस रखें। बिल्कुल, सभी का एक साथ आगे बढ़ते हुए। तो इस वार्ता को हम यहीं पर विराम देंगे और आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, थैंक यू। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं एक बार चाहूंगा कि हम एक साथ जय श्री राम का नारा बोलें। जय श्री राम। श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।